नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। धमतरी के महानंदा एकेडमी द्वारा एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। निशुल्क सेमिनार में सीजीपीएससी, व्यापम, एसआई, शिक्षक भर्ती सहित विभिन्न परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई। सेमिनार में अतिथि के रूप में तेजपाल ध्रुव, डिप्टी कलेक्टर धमतरी सहित सीजीपीएससी में चयनित विषय विशेषज्ञ रितेश रंजन राय, अंकिता, प्रियंका भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कैसे संघर्ष कर सफलता प्राप्त की, किस तरह की चुनौती आई आदि छात्रों से शेयर किए। अतिथियों के प्रेरक कथन सुनने के बाद छात्रों ने कहा कि सेमिनार से मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होती है, जिससे आगे चलकर एग्जाम में आसानी से सफलता मिल पाती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं तैयारी शुरू करूंगा, अभी तो मैं बीए कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा एक बार, आप सभी मेरे ख्याल से ग्रेजुएट हैं, थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक में जाइए। आप जब 12वीं की कक्षा पास करते हैं उस समय क्या होता है? 12वीं की कक्षा पास करने के बाद आपको महसूस होता है कि अब हम क्या करें। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट चूज करना है, माता पिता ने कह दिया वो सब्जेक्ट ले लिया। अमूमन यही होता है ज्यादातर केसेस में। फिर ठीक है, अब 3 साल के लिए फुर्सत आराम, कोई बी कर रहा है, कोई बीएससी, बीए, बीकॉम। वो 3 साल हमारा दिमाग कहता है कि अभी तो बचे हुए, समय का सदुपयोग हम तब भी नहीं कर रहे होते। 3 साल के बाद फिर अचानक से ध्यान आता है पीजी के लिए चलो फॉर्म भरते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे। पीजी में आपने एडमिशन ले लिया, एमएससी, एमए, एमकॉम जो भी कर रहे हैं, या मास्टर और कोई किसी तरीके से। तो वास्तव में अगर हम साथ साथ समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। इस चीज को आपको समझना, अपने आप को धोखा नहीं देना। कोई बोलने वाला बताता है, पूछता है बेटा क्या कर रहे हो, तो बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, अभी तो हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हम अपनी तैयारी उसके बाद शुरू करेंगे। देखिए अब यहीं पर 2 दोस्त हैं, एक दोस्त साथ साथ तैयारी कर रहा है, दूसरा बिल्कुल मेरे अपना तो बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहा है, उसी पे दूसरा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो भले 1 घंटा समय निकाल रहा है, लेकिन वो साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। बाद में एक बच्चा सोचता है कि मैं 3 साल के बाद कहीं पर जाऊं तो कोई बड़े शहर में जाकर के कोई कोचिंग ज्वाइन करूंगा, मेरी तैयारी हो जाएगी। आप भूल जाइए, तो सब लेट हो चुके रहेंगे, आप काफी पीछे हो जाएंगे उस एक बालक से जो साथ साथ अपनी तैयारी कर रहा है। कई बार गांव में हमको सुविधाएं नहीं रहती, हम आगे जाकर के बड़े शहरों में जाने के लिए इच्छुक होते हैं, जाते हैं बाद में, तब तक बहुत देर हो चुकी है। अगर आपके पास संसाधन नहीं है, जैसे यहाँ पर महानंदा एकेडमी बहुत ही अच्छे संसाधन के साथ आपके समक्ष आया है, इसी प्रकार से हमको हमारे समय का याद है। मेरे गांव में कोचिंग तो उस समय दूर की बात है, हमें कोई एग्जाम के बारे में भी नहीं पता होता। बाद में ग्रेजुएशन पर अच्छा ये एग्जाम भी होता है, चलो ठीक है उसकी तैयारी करेंगे, कैसे करते हैं। आज आप गला काट कॉम्पिटिशन के दौर पे खड़े हुए, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन। आप आने वाले 2-3 साल के बाद ये नहीं कर सकते कि हम अब शुरू करेंगे कॉम्पिटिशन और फिर जो पहले से जो तैयारी कर रहा है उसको हम एकदम से पीछे कर देंगे। नहीं, ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। उसमें से सबसे पहली चीज है कि आप सेट योर गोल, आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आपको जीवन में करना क्या है। अगर आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो आप जीवन में भटकते रहेंगे, आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। लक्ष्य निर्धारित करने से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य निर्धारित कर लिया उसके बाद सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, रील देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो वैसा नहीं होगा। उसके बाद आपको करना है हार्ड वर्क, बिकॉज हार्ड वर्क इज द ओनली की ऑफ गेटिंग सक्सेस इन लाइफ। समझ रहे हो? हार्ड वर्क या कठिन परिश्रम ये एकमात्र ऐसी चीज है जिससे आपको सफलता मिल सकती है, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं कि आपको क्या करना है, अपना सेट करना है अपना गोल, और दूसरा फिर उसके अकॉर्डिंग आपको हार्ड वर्क करना है। पर जैसा सर ने बताया कि इन सभी का भी एक समय हो। अब 40 साल के बाद मान लो आप करना चाहते हो व्यापम की तैयारी या सीजीपीएससी की तैयारी,
तो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? वहां पे आपकी सक्सेस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। आजकल मैं देख रहा हूं कि 11वीं 12वीं के बच्चे जो है यूपीएससी की तैयारी करने लगे। ग्रेजुएशन में आते से ही वो ग्रेजुएशन तो होते रहता है, सभी करते हैं ग्रेजुएशन, लास्ट में सिर्फ कितना पढ़ना होता है, लास्ट के 2-4 दिन में हम अपने सब्जेक्ट की तैयारी करके आराम से पास हो सकते हैं। पर उसके साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, कोई भी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन सभी के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। आप जितनी जल्दी निर्णय लेते हैं क्या बनने का, कितनी जल्दी आप लक्ष्य अपना निर्धारित करते हैं, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज टाइम जो है, जो हमारी अवधारणा है, हम बहुत गलत सोचते हैं कि हम हमारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि टाइम फ्री है। टाइम इज नॉट फ्री, इट इज प्राइसलेस। यू कांट ओन इट, यू कांट कीप इट, यू कैन यूज इट और स्पेंड इट। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका किस तरह से उपयोग करते हो। आप उसका सदुपयोग करते हो कि आप उसका दुरुपयोग करते हो। समझ रहे हो? तो आपको टाइम का बहुत जरूर ध्यान रखना है। हम लोग टाइम के लिए इतना ज्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि टाइम ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। इसी का मैनेजमेंट जो कर लेता है अच्छे से, वो दुनिया में सफल होता है। तो बोलने का आदत होता है, और चूंकि मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, एक सबसे लास्ट का मेरे को दिया जाता है आभार प्रदर्शन। तो मेरे को आदत से लास्ट में बोलना कहते हैं और कहीं कैसे करें। एक गर्ल्स ने पूछा कि भाई हम कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें। यही क्वेरी दूर करने के लिए कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, चूंकि मैं तो अगर गेस्ट हूँ, मेरे को महानंदा अकेडमी से मतलब नहीं, लेकिन चूंकि महानंदा अकेडमी धमतरी में इसलिए आया है कि आप पूरे रिकॉर्ड निकालिए पिछले 10 साल, या फिर छत्तीसगढ़ 2000 से बना है, 2000 से लेकर 2020 तक चाहिए, और सेंसस को देखिए कि हाउ मेनी पीपल्स बिकम द आईएएस ऑफिसर, या हाउ मेनी पीपल्स बिकम द एसडीएम। बहुत कम मिलेंगे आपके पास। मैं जहां तक बहुत सारे कोचिंग में पढ़ा हूँ, कंपटीशन कम्युनिटी के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सहस्त्र अकेडमी का नाम सुना होगा, मंत्रा का नाम सुना होगा, इसी धमतरी में कई सारे कोचिंग में पढ़ा है, सब कोचिंग में जानता हूँ। तो आपका समय बहुत कीमती, उस समय को बर्बाद मत कीजिए। आप अपने समय को किसी ऐसे टीचर के पास जाकर पढ़िए जो टीचर आपको सही मार्गदर्शन कर सके और जो टीचर आपकी समय की कदर करे। आप ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। और यही कारण है कि महानंदा अकेडमी जो है आपको कम से कम 6 दिन का डेमो दे रहा है। लिखा तो 3 दिन का, अपन 3 दिन और उसमें ऐड किया, ऐसा प्रबंधन ने बताया। तो 6 दिन में आप कम से कम 3 या 4 टीचर्स को देखिए। ऐसा मत हो कि एक ही टीचर आ रहा है, वही छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा है, वही इतिहास पढ़ा है, वही भूगोल पढ़ा रहा है। यह भूगोल पढ़ाने वाले टीचर इन्वायरमेंट पढ़ा सकता है बेहतरीन तरीके से। वैसे तो सब चीज पढ़ा सकता है, लेकिन किसी भी टीचर की जो पोटेंशियल होती है, चूंकि मैं पिछले 3-4 साल से फील्ड में जुड़ा हूँ, ऐसे टीचर्स जो 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो बहुत अच्छे से कमांड कर सकते हैं। हम जिस लेवल पे रहते हैं वैसे लेवल का क्वेश्चन आते हैं, भैया हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप अभी 20 साल के 18 साल के है ना, लेकिन जब आप बेसिक इंटरव्यू बैठेंगे तो 20 साल 21 साल का एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एक एसडीएम से पूछा जाना चाहिए। समझ रहे चीजों को? तो आपके क्वेश्चन, आपके पढ़ने के तरीके ऐसे होने चाहिए जो एसडीएम या फिर डिप्टी कलेक्टर के बोल सकते हैं। वहीं डिप्टी कलेक्टर तेजपाल ध्रुव ने कहा कि सीजीपीएससी की तैयारी करने के लिए आपकी साक्षरता को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सीजीपीएससी और यूपीएससी का नेचर अलग अलग है। तैयारी करने के लिए किसी एक का ही रास्ता अपनाना पड़ता है, या तो सीजीपीएससी या तो यूपीएससी का रास्ता अपनाना पड़ेगा। यदि कोई कहे कि 1 महीने में वे सीजीपीएससी की तैयारी करा देंगे तो उस रास्ते में बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो क्या मुझे सिविल सर्विस के लिए जाना चाहिए, या जो मैंने अपना ग्रेजुएशन या मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसके अकॉर्डिंग मैंने लाइफ का करियर सेलेक्ट करना चाहिए? इस चीज़ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बट एक चीज़ है कि ये जो एग्जाम है, चाहे वो बीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई सिविल सर्विस का जो एग्जाम है, इसकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि इस एग्जाम में आप असफल कभी नहीं होते। या तो आप सफल होंगे, मतलब सफलता का पैमाना अगर पद लेना है तो डेफिनेटली आप सफल होंगे, और अदरवाइज पद नहीं भी मिलता है तो ये एग्जाम इतना अच्छा मैच्योर, इतना अच्छा प्रिपेयर, इतना अच्छा मतलब पका देता है आदमी को कि अदर संघर्ष के लिए या अन्य संघर्ष के लिए वो दूसरों से बेहतर हो जाता है किसी अन्य व्यक्ति से। तो ये इस एग्जाम की सबसे सुंदर बात है। अब
जैसे अगर बात किया जाए स्पेशली जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं हर स्टूडेंट्स के, हम भी थे आप भी हैं, क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, मेथड क्या होना चाहिए, ये कैसे पढ़ा जाए, और दूसरा क्या क्या पढ़ा जाए या कितना पढ़ा जाए। कितना पढ़ा जाए में शामिल हो सकती है किताबें और शामिल हो सकते हैं आवर्स, मतलब समय, कितने घंटे पढ़ जाए, कितना दिन पढ़ा जाए, कितना समय तक पढ़ा जाए। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत आना बहुत लाजमी है, मतलब एकदम साधारण सा क्वेश्चन उठ सकता है, डेफिनेटली सबके मन में होता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी चीज है कि मार्गदर्शन, क्योंकि देखिए इस एग्जाम में कोई भी जब चयनित होता है, कोई भी किसी भी पद पर होता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी था मार्गदर्शन। ठीक है, मार्गदर्शन कोई भी दे सकता है, मतलब कोई भी ऐसा रास्ते चलते कोई बताएगा नहीं कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले करके, मतलब मार्गदर्शन वही देता है जो इस चीज की तैयारी किया रहता है या जो इस एग्जाम को अच्छे से समझा रहता है, वही मार्गदर्शन देगा, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। मतलब अगर आप पढ़े के पास जाएंगे तो लकड़ी का काम करेगा, लोहे का काम नहीं करेगा। उसी तरह आप लोहार के पास जाएंगे तो लोहे का काम करेगा, सोने का काम नहीं करेगा। मतलब एक्चुअल में जिसकी जैसी प्रवृत्ति है काम को करने की, वही उस काम को बेहतर तरीके से कर सकता है। तो अगर इस एग्जाम में आपको मार्गदर्शन चाहिए तो मार्गदर्शन वही दे सकता है जो इस एग्जाम से भली भांति परिचित हो या जो इस एग्जाम को फेस कर चुका हो, वही अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है। तो कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है मार्गदर्शक का होना। ठीक है, मार्गदर्शन की भूमिका में या तो आपके टीचर्स हो सकते हैं, या आपके बड़े भाई जो तैयारी कर रहे हैं, या आपके कोई भी रिलेटिव्स जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं या पोस्ट में आ चुके हैं, ये आपके मार्गदर्शक की भूमिका भी हो सकते हैं। पर इसमें भी थोड़ा सा एक डाउट ये रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे अभी वर्तमान में CGPSC 2018 के बाद उसमें अपना सिलेबस चेंज हुआ। हो सकता है आपके घर का कोई सदस्य 2015 में या 2017 में सेलेक्ट हो गया होगा, अब आप उससे मार्गदर्शन लेंगे तो इसमें क्या दिक्कत है, अब PSC का पैटर्न चेंज हो चुका है, और अब अगर आप अपने किसी घर के सदस्य जो ऑलरेडी चयनित है उससे मार्गदर्शन ले, उसने तैयारी की थी उस समय के अकॉर्डिंग, तो वो आपको प्रेजेंट सिनेरियो जो वर्तमान का चल रहा है उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग वो आपको नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये बता पाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, पर उस समय की तैयारी और उस समय की तैयारी में अंतर है। पहला दूसरा हो सकता है उस समय के कंपटीशन का जो अमाउंट रहा होगा, कंपटीशन का जो प्रतियोगिता की मात्रा रही होगी छात्रों के बीच कम रही होगी, बहुत जागरूकता तो ज्यादा आई नहीं रही होगी। जैसे वर्तमान समय में आपके पास एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके पास यूट्यूब है, आपके पास गूगल है, आपके पास हैंड टू हैंड में फोन है, हर चीज है। तो अब इसमें सबसे जरूरी चीज उसको सेलेक्ट कैसे किया जाए, तो आपका मार्गदर्शक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो स्वयं अपडेट रहे उन चीजों से, तो वर्तमान में चीजें चेंज हुई है या वर्तमान में चीजें बदली हैं, वर्तमान में चीजें कोई नई ऐड हुई हैं, तो उससे अगर वो अपडेट है तो डेफिनेटली आपके मार्गदर्शन उसकी भूमिका बहुत अच्छी है। तो मार्गदर्शक ये तय करता है कि आपकी सफलता में जो लगने वाली समय सीमा है वो कम हो जाए। मतलब आप खुद घर में रह के पढ़ेंगे, आप सिलेबस समझेंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नहीं कैपेबल होता है, सामर्थ्यवान होता है ना, वो कर सकता है चीजों को। पर अगर जो सफलता में लगने वाला समय है, अगर वो आप खुद से पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको 2 साल 3 साल 4 साल लगे सेलेक्ट करने, लेकिन अगर वही आपके सामने आपके पास कोई अच्छा मार्गदर्शन होगा तो जो 3 साल की समय अवधि है वो 1 साल हो जाएगा। मतलब एक बार में आपने एग्जाम का एक पूरा फेज कंप्लीट किया और आपने कोर्स लिया, तो ये उस में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मार्गदर्शन। दूसरा इस एग्जाम में सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। अगर आप कंटिन्यू नहीं है इस एग्जाम में या इस एग्जाम के डिमांड के अनुसार आप कंटिन्यू नहीं है, तो डेफिनेटली आप या तो लाइन में पीछे हो जाएंगे या चयन में छूट जाएंगे। आप ये 2 चीज बहुत आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो आपका मार्गदर्शक, दूसरा आपकी निरंतरता बनाए रखने के लिए आपके अंदर आपको लाना पड़ेगा अनुशासन। जैसे 10 बजे जो सो के उठते हैं आप या 9 बजे सो के उठते हैं, फिर रात को 2-3 बजे अपना फोन ऑपरेट कर रहे चलाते हैं, ठीक, तो इन चीजों को बदलना पड़ेगा, डिसिप्लिन लानी पड़ेगी और ये चीज बंद नहीं करना है। देखिए मैं कभी किसी चीज को ये नहीं कहता कि ये चीज गलत है, तो हो सकता है आप फेसबुक में टाइम बिताते हो, इंस्टाग्राम में टाइम बिताते हो, व्हाट्सएप में टाइम बिताते हो, चीजें गलत नहीं है, बस ये है कि इन चीजों का टाइम लिमिट है वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि उस ऐप के अकॉर्डिंग। मतलब इंस्टाग्राम में अगर आप रील्स देख रहे हैं तो उस रील्स की हिम्मत इतनी भी होनी चाहिए कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। आप
आपने 4 रील्स देखी, आपने बोला मैं 4 रील्स ज्यादा नहीं देखूंगा, तो खत्म किया, फिर आपने जो आपका स्टडी फेज है आप उसमें गिर गए। तो मतलब ये जो डिसिप्लिन है, ये जो अनुशासन है, ये आपको स्वयं क्रिएट करना पड़ेगा। इन चीजों से आप लगातार बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने तैयारियों में। जैसे मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि मतलब अपने आप को लेके, जब मैंने फर्स्ट टाइम CBSE दिया उस समय पैटर्न अलग था, बिल्कुल अलग था। मतलब उस समय मैथ्स 200 नंबर का होता था, साइंस 200 नंबर का होता था, मतलब जिसमें मोस्टली इंजीनियर्स और साइंस बैकग्राउंड का दबदबा होता था। 2015 की बात है, 2015 की सबसे पहली बार जब मैंने था तो उस समय दबदबा था। तो हम लोगों ने कैसे पढ़ाई की, हम लोगों ने GS के कुछ पार्ट्स को कवर किया, हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ लिया, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा इतिहास पढ़ लिया, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, थोड़ा पढ़ लिया, ताकि एग्जाम में लिख के मिल जाए। उसके बाद मैथ्स अच्छा था, हाँ ठीक है, 200 नंबर में खींच लेंगे, 120 150 के आसपास। साइंस 200 नंबर का है, लगभग इसमें खींच लेंगे। तो ये हमारा टेक्निक था। इस टेक्निक से मैं सेलेक्ट तो हो गया, बट मेरे ज्ञान की जो सीमा थी, जो एक्चुअल में मुझे ऊपर पहुंचाती, वो मेरे पास कम थी। तो ये स्थिति तो और ज्यादा खतरनाक है। कैसे, आपके पास पोस्ट आ चुका है, बट आपका जो सपना है वो नहीं आया। तो इसके लिए अब दिक्कत हो जाएगी, ये तो उस स्थिति टाइप हो जाएगी कि जो चिकन खाते थे हड्डी अटक जाती है, मछली खाते थे उस टाइप की स्थिति की, ना तो निकालते बन रहा है मुंह से, ना निकलते बन रहा है, ये वाली स्थिति हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में तो और ज्यादा खतरनाक है। मतलब आपके पास एक ऐसा झूठना है जिसको आप बजा रहे हैं, बजने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसकी आवाज ज्यादा दूर नहीं जा रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला 6-7 महीने मैंने कोई जॉब किया, 9-10 हज़ार की जॉब थी, आरएफ में पोस्टिंग थी, रायपुर के पास एक शहर है आरएफ, वहाँ पे पोस्टिंग थी। मैं 5-6 महीने जॉब किया, मैं समझ गया कि अब पढ़ाई तो होने वाली नहीं थी जॉब में, क्या किया जाए। तो बहुत, फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लगा के, तो ट्रेनिंग के बाद वापस जब मैं अपनी एकेडमी ट्रेनिंग खत्म करके वापस जब मैं उस तहसील में गया, मैं मुश्किल से उसके 4 दिन टिका था वहाँ। मैं बोला कि नहीं यार, जॉब छोड़ा जाए, अब पढ़ाई होगी। अब जॉब छोड़ने के दौरान सबसे बड़ी दिक्कत होती है घर वालों को मनाना, है ना, क्योंकि घर वालों को ये लगता है कि ले दे के नौकरी मिला कर ले, ठीक लगता है उनको। देखिए, आपकी प्रतिभा ना कोई नहीं आ सकता स्वयं आपके सिवा। मतलब जो मुझे पढ़ाते थे, या जो मेरे टीचर्स थे, या जो मेरे मार्गदर्शक थे, वो भी मेरी प्रतिभा को नहीं जान पाएंगे, है ना। मतलब उनको तो वही दिखेगा जो जितना मैं परफॉर्म करूंगा, और जितना परफॉर्म मैं करूंगा वो तो मेरी कैपेसिटी ना, कि मैं चाहे पूरा 14 आवर पढ़ूं, चाहे मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ूं, चाहे मैं पूरे 14 घंटे पढ़ूं, ये तो मेरी कैपेसिटी। इसको तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ, कोई और डिसाइड कर नहीं पाएगा। तो घर वालों को जो बताना सबसे बड़ी समस्या थी, तो इसका मैंने सबसे अच्छा रास्ता निकाला, मैंने किसी को बताया, चुपचाप जॉब छोड़ा, मैं घर कर गया। अब 1 महीना 2 महीने देखिए लोग कैसे घर में रहता, जाता नहीं ऑफिस, तो पूछे मेरे से ऑफिस के लिए जाता, मैंने बताया कि छुट्टी लगा दी। मेरे पापा ने गवर्नमेंट जॉब देते थे, तो मैंने कहा पता मुझे कौन सा छुट्टी लगाया है, पहले बोला मैं EL लगा दिया, छुट्टी होती सरकारी विभाग में, वो लगा दिया बोला। वो तो वहाँ पे मतलब आपके जॉब के अकॉर्डिंग आपको मिलती है, वो जितने दिन का आपका जॉब है करके, ठीक है। तो वो मेरे जॉब के लिमिट के हिसाब से 17 दिन मिलनी थी मेरे को, ठीक है। 1 महीना बीत गया, फिर पूछे कैसे नहीं जा रहा, मेडिकल नहीं करा दिया। ऐसा कर करके मैंने थोड़ा सा घर वालों को धोखे में रखा, ठीक है। अब उस दौरान देखिए मेरे साथ क्या होता हुआ, 2017 का प्लेसमेंट नहीं मिला, मतलब मैं प्री क्लियर थी, तो खुलने वाली स्थिति है ना, और वैसे स्थिति थोड़ा रोना भी आता है, थोड़ा दुख भी आता है, गुस्सा भी आता है। तो अब चूंकि तैयारी तो मेरी अच्छी थी, तो मैंने जस्ट फोकस किया कि सामने फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम है, फरवरी में प्री होता है, और अप्रैल के महीने उसका एग्जाम था। तो मेरे पास 2 महीने थे, 17 फरवरी को मैंने एग्जाम दिया था, और 23 अप्रैल को फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम था। तो मेरे पास 2 महीने थे। तो मैं जैसे मैंने एक काम के जैसे 17 फरवरी को प्री दे के आया ना, तो मैं ध्यान नहीं दिया एग्जाम में, ये मेरा प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, उस समय तो मैं ध्यान नहीं था। मैं सामने जो फोकस रखा था उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पढ़ते फिर एक दिन रिजल्ट आया, ऐसे ही मार्च के महीने में 1 महीने बाद रिजल्ट लगभग आ जाता है CBSE का। तो रिजल्ट आया, तो देखा प्री क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा दुख हुआ। तब तक मैं बुक अपने आपको दिए भैया थ्योरी एग्जाम है सामने, इसको देता हूँ, उसका ग्रोथ हुआ है ना, मन कर रहा था। फिर उसके बाद फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दिया। फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम देने के बाद जून में छत्तीसगढ़ सरकार ने ST SC OBC बच्चों के लिए वो निकालती है, युवा उत्कर्ष योजना करके होती है स्कॉलरशिप, जिसमें आपको UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेजा जाता है। तो पूरा टोटल 50 सीटें होती हैं उसमें। तो
उसका एग्जाम मई में था, 12 महीने 13 महीने के आसपास उसका एग्जाम था। तो मैं बोला सामने वो एग्जाम उसको भी दे लेता हूँ, फिर रहूँगा बाद में सोचा। फिर उस एग्जाम को दिया, उसका जून में रिजल्ट आ गया, 1 महीने में आया था रिजल्ट उसका जून में रहा था, तो छत्तीसगढ़ में पहला रैंक था। ठीक, तो मैं बोला खुश हो गया, बोला चल गया, फोकट पढ़ाई करने का साधन मिल गया। अब घर वाले अगर भगा भी नहीं घर से तो दिक्कत नहीं है ना। 1 साल के तो हॉस्टल में ही गया 3 दिन पढ़ने की सोचा। फिर उसके बाद जून के महीने में हमको इंटरव्यू हुआ जाने के लिए, तो लगभग 50 लोग सेलेक्ट करना था उनको, तो हम 50 लोग सेलेक्ट कर गया दिल्ली। फिर उस दौरान पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते अक्टूबर के महीने में फॉरेस्ट सर्विस का रिजल्ट आया। फॉरेस्ट उसकी इंटरव्यू कॉल गई, हम लोग का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू के जस्ट बाद अगले दिन मैं गाड़ी बुक कर लिया था वापस जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए। बस मैं रात को दोस्तों से मिलने के लिए पार्टी करने से बात हो रहा था, उसी समय एक बंदे ने वो फोन किया, बोलता है कांग्रेचुलेशन करते हैं, मतलब किस चीज की, बोलता है रिजल्ट नहीं देख लो, मैं नहीं देखा हूँ। उसने रिजल्ट व्हाट्सअप किया, तो देखा मेरे छत्तीसगढ़ में 13 रैंक था फॉरेस्ट सर्विस में। मैं बोला चलो बढ़िया। कोई एग्जाम नहीं, चाहे आप IIT कर लें, चाहे आप ऑल इंडिया PMT कर लें, इवन चाहे आप IIM में चले जाएं, सिविल सर्विस से बेहतर कोई एग्जाम नहीं, बिकॉज सिविल सर्विस का डायमेंशन बहुत ज्यादा है, बहुत मस्त डायमेंशन। मतलब आप सोचिए ना, ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी सब पढ़ना है, किसी में नहीं। IIT में जाएंगे तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, PMT में जाएंगे तो बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बस। उसके बाद एक स्ट्रीम में आप सिमट के रह जाएंगे। पर ये स्ट्रीम ऐसा स्ट्रीम है जिसमें आपको मल्टी डायमेंशनल टास्क दिया जाता है, मतलब आपकी एक्चुअल में जो प्रतिभा है या आपके अंदर एक्चुअल आपका जो व्यक्तित्व है वो निकल के आता है इस एग्जाम की, यही सबसे बड़ी सुंदरता है। तो यही मेरे साथ भी हुआ कि फॉरेस्ट सर्विस में जब मेरा सिलेक्शन हुआ कुछ तो था, बट अब तब तक मेरे को UPSC से मोहब्बत हो गई थी। मतलब अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि सारे जॉब तो करूँ कि नहीं करूँ, हमारी स्थिति आ गई थी। और तैयारी उधर भी बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब एकदम मैं ये था कि हाँ कि इस बार मैं इसको एकदम फोकस होकर करूँगा तो डेफिनेटली IAS की IPS हो ही जाऊँगा करके मैं सोच के रखा था। तो अब इस उधेड़ बुन में कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, किसको बताऊँ कैसे ना बताऊँ करके मैंने अपना रिजल्ट डिस्क्लोज ही नहीं किया। इसीलिए ना मैं अपना कोई भी रिजल्ट कभी भी ना सोशल साइट या अपने दोस्तों से शेयर नहीं करता था, नहीं तो फिर वो लोग और कंफ्यूजन करते हैं, जल्दी ज्वाइन कर यार ऐसा होता है, अच्छा पोस्ट है वो अच्छा पोस्ट है। कई बार क्या होता है, मतलब आप पढ़ते रहे और जब आप स्पेशली बेरोजगार रहे और तब जब आपको सपोर्ट कम रहे मेंटली और इकोनॉमिकली, मतलब आर्थिक रूप से भी मानसिक रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन आना स्वाभाविक सी बात है। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका मैं ये सोचता हूँ कि ना लोगों से बात ही ना करो। ये सोच रहे हैं कि मैं UPSC की तैयारी करते करते CGPSC की तैयारी करूँ, तो ये गलत बात है। उस एग्जाम का सिलेबस और नेचर पूरी तरह से अलग है इस एग्जाम से, और इस एग्जाम का सिलेबस और नेचर पूरी तरह से अलग है उस एग्जाम से। तो एक ही तरीका है, या तो आप उसको पढ़िए या तो आप इसको पढ़िए। और उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे देखिए मैक्सिमम अभी भी रिजल्ट आया, पहले भी रिजल्ट आया, मैक्सिमम लोग जो पोस्ट ले रहे हैं ना वो ऐसे लोग हैं जो या तो पूरी तरह से CGPSC पढ़े थे, या तो अगर UPSC पढ़े भी थे तो उसमें असफल होने के बाद छोड़कर CGPSC पढ़ाई थी तब सेलेक्ट हुए। ठीक, अगर वो लोग या डिफरेंट यूट्यूब्स में अगर आप उनके इंटरव्यूज देखते होंगे हमारे साथियों के या किसी के भी, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं UPSC पढ़ रहा था, 1 महीने में CGPSC पढ़ा और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो निहायत ही झूठ बोल रहा है आदमी। ठीक है, बिल्कुल मत मानना इस बात को, तो सच में झूठ बोल रहा है ना। आपने सिलेबस देखा होगा, आप पढ़ाई करना चालू होंगे, आप स्वयं का दिमाग लगे 1 महीने पढ़ने से कोई बन जाएगा डिप्टी कलेक्टर, है ना। या फिर बात डिप्टी नहीं है, बात है 1 महीने में पढ़ने से CGPSC का कोई पोस्ट क्रैक कर ही नहीं सकता। ठीक है, अगर वो स्वयं ऐसा कर सकता है तो स्वयं में आर्यभट्ट है ना, मतलब उसके जैसा बुद्धिजीवी इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, उसे बुद्धिजीवी सम्मान से नवाजा जाना चाहिए, ये पूरी तरह से गलत बात है ना। प्रॉपर एक पूरी तरह से मार्गदर्शक के साथ एक पूरा डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करने से ही जो आप चाहते हैं वो अचीव होगा, है ना। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं, बिल्कुल धरातल की बातें हैं, है ना, हवा हवाई बातें, या फिर कुछ लोग अपना एक वर्चस्व के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ये पढ़ाई करता था या UPSC पढ़ता था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 साल इसलिए CGPSC छोड़ दिया था क्योंकि अगर मैं ये भी देता वो भी देता मैं दोनों में नहीं हो पाता, इसलिए मेरा पूरा फोकस उसी को था। और किस्मत का जाए, नेचर का, प्रकृति का भी उसने मुझे मौका दिया कि एक बार और CGPSC दे दे रहे, मेरे को 5 महीने का टाइम दे देते थे, तो मुझे वो मौका मिला। वो 5 महीने में, चूंकि मैंने इंडियन GS ऑलरेडी पढ़ा था और पहले भी मैं CGPSC पोस्ट ले चुका था,
मुझे छत्तीसगढ़ का नेचर पता था कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे या किस टाइप से पेपर आएगा, ये मुझे पता था। इसलिए उन 5 महीनों में मैंने बहुत जल्दी बैकअप किया चीज़ों का कवर करने के लिए, ठीक है। और दूसरा, इन 2-3 सालों में लगातार मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता था, लगेगा। और ये जरूरी है, देखिए त्याग अपने आप में बहुत जरूरी है ना, बिना त्याग के आप नहीं पा सकते। मैंने बताया ना, अनुशासन का डायमेंशन बहुत सारा है, अनुशासन का आयाम बहुत सारा है, ठीक है। तो उसमें त्याग आ जाता है, समर्पण आ जाता है, निरंतरता आ जाती है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और डेफिनेटली देखिए, आपने इस एग्जाम को चुना है ना, पीएससी ने नहीं बुलाया आपको, आओ मेरे को पढ़ो निकालो, मैं तो तुम्ही लोग के लिए बैठी थी, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। ये आपने सेलेक्ट किया कि मेरे को पीएससी करना है, मुझे पोस्ट देना है, मुझे सरकार में जाके सेवाएं देनी है, ये आपने सेलेक्ट किया। तो सोचिए, जिस चीज को आपने सेलेक्ट किया है उस चीज में अगर आप ही ईमानदार नहीं रहेंगे तो आप किसके साथ धोखा कर रहे हैं? स्वयं के साथ कर रहे हैं ना, ठीक है। और इस चीज के लिए आपको कभी नहीं बख्शा जाएगा, है ना, याद रखिएगा, ठीक। तो आप स्वयं तैयारी करने के लिए चुने हैं, आपने पीएससी को स्वयं चुना है, तो इसलिए अपने साथ ईमानदार रहिएगा। और यकीन मानिए, अपने साथ ईमानदार रहेंगे, अपने साथ अगर आप इस समर्पण को फॉलो लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से। सभी का चयन करें और जो है नोट्स रखिए किस प्रकार से हमारे पास सामग्री, ताकि जो हमारी तैयारी अच्छी से हो सके। संबंधित है कैसे, देखिए सबसे पहला जिस एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है, वो है पीएससी, मतलब लोक सेवा आयोग। इस एग्जाम की जो स्पेशलिटी है वो होता है कि फैक्चुअल चीजें ऑथेंटिक होनी चाहिए, है ना। ऑथेंटिक का मतलब होता है सत्यापित होनी चाहिए, ठीक। जैसे अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूँ वो सत्यापित तभी होगी जब उसको किसी सत्यापित संस्था ने अप्रूव भी किया, है ना। जैसे आप पुस्तक पढ़ते हैं, आपने अपना 10वीं बाकी जो भी पुस्तक पढ़ा, जैसे 10वीं आपने पढ़ा होगा, तो आपकी जो पुस्तक है वो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद SCRT कहते हैं, वो उससे अप्रूव हो जाती है ना, वो अप्रूव है। वैसे अगर आपने CBSE बोर्ड से अगर किया होगा अपना स्कूल, तो NCERT से वो अप्रूव हो गया था। तो सेम वैसे ही पीएससी के लिए भी वैसे ही बुकों का चयन होना चाहिए, ठीक। अब ऐसी ऑथेंटिक बुक कौन सी हो सकती है? जो सरकार पब्लिश करती है। महानंदा एकेडमी के रितेश रंजन राय ने बताया कि सेमिनार का उद्देश्य छात्र छात्राओं को सही दिशा दिखाना है, ताकि उन्हें उनके लक्ष्य के मुताबिक सही मार्गदर्शन मिल सके। बधारी है, मैं MSc की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर पता चला कि मतलब CGPSC या UPSC से रिलेटेड सेमिनार हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे उपस्थित होने के लिए आए थे। तो यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर तेजपाल ध्रुव सर को भी इनवाइट किया गया था, जिन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बहुत सारी चीज़ें और ट्रेनिंग्स को लेकर कैसे उन्होंने अटेम्प्ट्स दिए, कैसे फेलियर्स का सामना किया, इन सब चीज़ को बताया। और बेस्ट चीज़ ये लगी कि ये इस प्रिपरेशन में आने के बाद चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो स्ट्रांग होती है। आपका प्रिपरेशन सिलेक्शन पे निर्धारित नहीं है। आपका प्रिपरेशन जब हो जाता है तो आपका ये प्रिपरेशन मतलब व्यर्थ नहीं जाता, कहीं भी किसी भी फील्ड में जा सकते हो आप। और मतलब सबसे पहली बात तो यही कि मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होती है इस प्रिपरेशन से। और बेस्ट थिंग ये है कि हम लोग जब कुछ पढ़ते रहते हैं, पर्टिकुलर कोर्स करते रहते हैं, तो उसी में सिमट कर रह जाते हैं। और जब ये CGPSC या सिविल सर्विसेज की कोई भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करते हैं, तो इसमें ऑल इंडिया या ऑल अपने स्टेट्स की जोग्राफिक या पॉलिटिकल इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी होती है। और सेमिनार में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लोग आए थे, जिनसे मतलब तैयारी कैसे करनी है या कैसे कोचिंग्स लेना है, कैसे मटेरियल्स लेना है, ये सब चीज़ों की चर्चा हुई। तो हाँ, होना चाहिए। और जो प्रेस्टीज ऑफिसर्स हैं उनको बुलाना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए, इनको यूथ को इंस्पिरेशन मिलता है। ये सेमिनार आज कहाँ रखा गया है, किसके द्वारा रखा गया? ये सेमिनार महानंदा एकेडमी जो CGPSC या व्यापम के लिए कोचिंग ओपन कर रही है, उनके द्वारा रखा गया था। यहाँ हरदिया साहू समाज है SBI बैंक के फ्रंट में, तो वहाँ भवन में रखा गया था। मेरा नाम बाबूलाल साहू, मैं ग्राम करतली से आया हूँ। आज कौन सी एकेडमी पहुँचे हैं और क्या रहा है? मैं आज महानंदा एकेडमी में आया था कि ऐड देखा था इसका कि डिप्टी कलेक्टर सर आ रहे हैं, मिस्टर तेजपाल ध्रुव सर, तो उनके उपलब्धियों को सुनने के लिए, जानने के लिए
और मैं CGPSC का एस्पिरेंट भी हूँ, तो इस पर जानकारी लेने के लिए किस तरह अपने आप को CGPSC के लिए तैयार किया जाए, आगे ज़िंदगी को उस पर कैसे ढाला जाए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्या क्या बताया गया सर अपने बारे में पूरा बताया गया सर, और कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, उसके बारे में डील किया गया हर चीज़ को, और अपने प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हुए आगे बढ़ना है ज़िंदगी में प्रॉब्लम के आने के बाद उसको छोड़ना नहीं है। जो चीज़ आप कर रहे हो उसको कंसिस्टेंसी आपको करते रहना है, सफलता कभी ना कभी आपको कदम चुनेगी। सेमिनार जो किया गया है, सेमिनार और कहाँ होना चाहिए, ऐसा हमेशा होना चाहिए या होते रहना चाहिए? क्या हर महीने होते रहना चाहिए ऐसे सेमिनार? तो होते रहना चाहिए, और हम नए लोगों को इंक्लूड करेंगे तो अपना जो धमतरी का जो यहाँ का जो स्टूडेंट है और एजुकेशन सिस्टम यहाँ का मतलब आगे बढ़ते रहें एजुकेशन के क्षेत्र में, ऐसा सुझाव है। हम इस संस्था को चलाते हुए हमें 2 महीने हो चुके हैं। हमने वो अवेयरनेस बच्चों में देखा नहीं, तो हमारा मुख्य उद्देश्य था कि बच्चे जानें कि किस प्रकार से इस क्षेत्र में आया जा सकता है, और इसलिए हमने तेजपाल ध्रुव सर, डिप्टी कलेक्टर धमतरी, उनको आमंत्रित किया था कि वे बताएं उनकी जर्नी कैसी रही, बच्चे इसको जान पाएँ कि इस क्षेत्र में जाने पे हमें और क्या क्या लाभ मिलते हैं, हम कितने लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, और कैसे बल्क में अपनी सुविधाएं उपलब्ध अपने पद पर रहते हुए अपने पद का सदुपयोग करते हुए इसको हम बल्क में कैसे लोगों को सुविधा मुहैया करा सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि उन्होंने कंडेल के किसानों को जैसे सुविधा मुहैया कराया। इसका मुख्य उद्देश्य यह भी था कि बच्चे अपने ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये समझ नहीं पाते कि उन्हें किस प्रकार से आगे अपने करियर को चुनाव करना है, तो वो आकर हमारे यहाँ ये फ्री गाइडेंस प्रोग्राम की तरह से था, ताकि वे ये जान सकें कि आगे हमें और क्या क्या हमारे लिए और रास्ते खुल सकते हैं। और बच्चों का उत्साह और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। ऐसा सेमिनार और निरंतर बन जाएगा? हाँ, आगे ऐसा अगर बच्चे, देखिए किसी भी चीज़ के लिए ऐसा होता है कि सामने से जैसा हमें रिस्पांस मिलता है हम उसके एवज में ये काम करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमने जब मैंने सेमिनार में भी बताया कि हमने फ़ी जो है केवल 3500 रखी है CGPSC की, जो मंथली 300 भी नहीं होता, और CG व्यापम की 3200 रखी है। हमने पैसे कमाने के उद्देश्य से इन चीज़ों को नहीं किया है। किसी भी कोचिंग या किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसकी मूलभूत आवश्यकता है, वहाँ का रेंट, बिजली, नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं, बस इस चीज़ के लिए रखा है। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो धमतरी के छात्र हैं वो बाहर ना जाएं, वो धमतरी में ही रहकर उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकें जो लोग बिलासपुर और दिल्ली जाकर प्राप्त करते हैं। ये जो आपने पूछा कि क्या आप इसे आगे और भी जारी रखेंगे, हाँ ज़रूर जारी रखेंगे। छात्रों का उत्साह दिखेगा, हम इस चीज़ को ज़रूर जारी रखेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि जब रिजल्ट आए तो धमतरी के बच्चों का उनमें उसमें नाम। धन्यवाद। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।